प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत मैं वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन एवं आज का मेरा प्रकरण रहेगा शैक्षिक अभिमुखताएं। शैक्षिक अभिमुखताएं का अर्थ होता है शिक्षा के सारभूत तत्वों के बारे में हम संकेत करते हैं। सारभूत तत्व वो कौन कौन से हैं जिनको हम शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, वो प्रमुख होते हैं। उन महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर हम शिक्षा की प्रमुखताओं की चर्चा करते हैं, अभिमुखताओं की चर्चा करते हैं, ताकि हम शिक्षा को ठीक प्रकार से जान सके, शिक्षा में किस प्रकार से हम अनुसंधान कर रहे हैं वो पहचान सके, किस प्रकार शिक्षा के प्रति झुकाव लोगों का है उनको हम जान सके, कौन कौन सी शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है इनके बारे में जानकारी हमें मिल सके। इन सारी शैक्षिक अभिमुखताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको एमएड के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस नियुक्त किया गया है उसके अनुसार मैं रोजाना आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इनको सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। मैं एवं महाविद्यालय की ओर से जो आपकी सुविधाएं प्रदान की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस की, उन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं और कोटा विश्वविद्यालय कोटा में जो परीक्षा की दृष्टि से आप जब परीक्षाएं देंगे तो आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के मेरिट में अपना स्थान बनाने का प्रयास करें, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि वीडियो में हम गहन तत्वों को समावेश करते हुए प्रमुखता को लेते हुए हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं, आप उसको गहनता से सुनें। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर एस के दुबे जो कि हमारे बहुत विद्वान है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जानी मानी हस्ती है, उन्होंने परिभाषा दी है अभिमुखता शिक्षा के उन सारभूत तत्वों की ओर संकेत करती है जिनकी ओर शिक्षक शिक्षा का झुकाव होता है तथा ये तत्व ही शिक्षक शिक्षा का आधार होते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे बताते हैं कि अभिमुखता शिक्षा के उन आधारभूत तत्वों की ओर संकेत करती है जिनकी ओर शिक्षक शिक्षा का झुकाव होता है। अध्यापक शिक्षा का जहां झुकाव होता है वे तत्व ही शिक्षक शिक्षा के आधार माने जाते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो शिक्षा शिक्षा की प्रमुखता लिए हुए होते हैं, उन प्रमुखता लिए हुए तत्वों का हम गहनता से आज एक एक चीजों को हम क्लियर करेंगे, एक एक बिंदु को हम समझेंगे। जिसमें है पहला है शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। आज हम देखते हैं शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर पहले की बात करें हम, पहले हम प्राचीन समय में शिक्षा का स्तर, अध्यापक शिक्षा का स्तर दूसरा था। पहले व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अनुसार गुरुओं के सानिध्य में शिष्य जाते थे, गुरु उनको मंत्रोच्चारण के माध्यम से, वैदिक शिक्षा के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। लेकिन आज शिक्षा की दृष्टि बदल चुकी है, शिक्षा का स्तर बदल चुका है। आज तकनीकी शिक्षा का प्रयोग होने लगा है। तकनीकी के माध्यम से शिक्षा का उपयोग लेते हैं ताकि छात्र उन तकनीकी के प्रयोग करते हुए शिक्षा को प्राप्त करें, नवाचारों को सीखते हुए शिक्षा को प्राप्त करें, विभिन्न नवाचारों से शिक्षा को ग्रहण करें, नई टेक्निक अपनाएं, ताकि हम तकनीकी के माध्यम से जो हमारी शिक्षा का रूप है वो आज वर्तमान में बदल गया है। आज ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था आपकी तकनीकी के माध्यम से करवाई जा रही है। यही हम शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात अगर हम करें
क्रियाशीलता की ओर झुकाव। क्रियाशीलता की ओर झुकाव हमारा किया जा रहा है। हम तत्पर रहें, क्रियाशील रहें, आपस में अध्यापक और छात्र एक दूसरे से क्रियाशील बने हुए रहे, कार्य करते हुए रहे, तो क्रियाशीलता की ओर झुकाव है। हमेशा नीरसता की भावना नहीं रहे, सक्रियता बनाई रहे, क्रियाशीलता वो रहे, कार्य करते रहे। और इन क्रियाशीलता की ओर जोड़ने के लिए हमें आज की शिक्षा में जो हमारा झुकाव देखा जा रहा है, हमारा तत्पर रहने की बात दिखाई दे रही है, वो क्रियाशीलता की ओर रहती है। अध्यापक और छात्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। ऐसी क्रियाशीलता की ओर भी झुकाव भी इसमें देखा जाता है। ये भी शिक्षा की प्रमुख अभिमुखताओं के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। तीसरी बात अगर हम बात माने तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी समय समय पर इस पर किया जाता है। हम अच्छी शिक्षा छात्रों को किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हम ठीक प्रकार से किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार से अधिगम सामग्री को प्रभावी बना सकते हैं, किस प्रकार से प्रभावी अधिगम सामग्री से हम स्थायी ज्ञान छात्रों को प्रदान कर सकते हैं, ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी शिक्षक शिक्षा में प्रमुख बातें बताई गई है और प्रमुखता लिए हुए होती है कि हम अधिगम सामग्री का प्रयोग इसमें करें। जब भी कोई अध्यापक कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो अधिगम सामग्री के अनुसार, शिक्षण सामग्री के अनुसार उनको पढ़ाए, क्योंकि शिक्षण सामग्री जब हम काम में लेती है तो छात्रों को स्थायी ज्ञान वो प्रदान करती है। एक बार में ही शिक्षण सामग्री के माध्यम से छात्र समझ जाते हैं। प्रदर्शन करने का तरीका हमें आना चाहिए, शिक्षण सामग्री हमारी उस विषय वस्तु के अनुसार है या नहीं, ये हमें आना चाहिए। ऐसी हम शिक्षण सामग्री बनाएं, अधिगम सामग्री बनाएं, ताकि छात्र प्रभावी रूप से इस अधिगम सामग्री के माध्यम से जो हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, वो ठीक प्रकार से सीख सकें। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। ये भी हमारी प्रमुख अभिमुखताओं के अंतर्गत आता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभावी शिक्षण सामग्री बनानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षण बिंदु पर शिक्षक सामग्री बनानी चाहिए और वो शिक्षक सामग्री ऐसी हो कि वो प्रभावशीलता रखे, प्रभाव डाले छात्रों पर, एक बार में वो स्थायी ज्ञान प्रदान करे। ऐसी शिक्षण सामग्री का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमें विषय वस्तु के अनुसार, जो विषय वस्तु दी गई है उसके अनुसार ही हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला है आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का विकास। और आज आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का भी विकास इसके अंतर्गत किया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का विकास भी हमें करना चाहिए, क्योंकि आधुनिकीकरण आज बढ़ता हुआ जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का विकास आज किया जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग के अनुसार हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो शिक्षा में भी नए नए नवाचार आते जा रहे हैं। नए नए नवाचारों के अनुसार हम विद्यार्थियों को अध्ययन करा रहे हैं। घर बैठे, दूर दराज बैठे हुए विद्यार्थी इनसे लाभ ले सकता है। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, वह नवाचारों के माध्यम से, विभिन्न आधुनिकीकरण की साधनों के माध्यम से, आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से हम उनको शिक्षा पहुंचा सकते हैं। शिक्षा का या सरकार का ये ध्येय होता है कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे, लोग शिक्षा से वंचित नहीं रहे, कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, हर जगह शिक्षा का विकास हो, हर जगह शिक्षा पहुंचे। इसलिए आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को हमें अपनाना चाहिए। जो शिक्षा के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, आधुनिकीकरण अपनाई जा रही है, उन आधुनिकीकरण को हमें अपनाना चाहिए ताकि हम उनसे जुड़ सके, अध्यापक उनसे जुड़ सके, नई तकनीकी का ज्ञान वो ले सके और विद्यार्थियों तक उन चीजों को हम पहुंचा सके। ऐसे आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का भी विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षक शिक्षा में प्रमुख अभिमुखताओं के अंतर्गत भी ये बातें रखी गई। आज आधुनिकीकरण के माध्यम से हम OHP के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से या अन्य सहायक सामग्री के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से
लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आधुनिकरण के जो भी हमारे साधन है शिक्षा की दृष्टि से, हम मानते उन शिक्षा की दृष्टि के साधनों से हम दूर दराज तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास करते। आज टेलीविजन के माध्यम से हम देखें तो कई प्रकार के जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, हम प्रोग्राम फिक्स कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा या शिक्षाविदों के द्वारा। उस प्रोग्राम को समय निर्धारित करते हुए छात्र उनके सम्मुख बैठ जाता है और टीवी के सामने उस प्रोग्राम को देखता है, तो हमारी शिक्षा का विकास होता है। ऐसे रेडियो के माध्यम से, OHP के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बखूबी कम समय में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सब आधुनिकरण की प्रवृत्ति का भी विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर बात करें हम ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, तो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी हमें ये कई प्रकार के जो सारभूत तत्वों की ओर हमें संकेत करते हैं। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, जब हम ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं तो कई प्रकार की ऐसा ज्ञान हम दें, ऐसी सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाएं, ऐसे नवाचारों के माध्यम से पढ़ाएं ताकि वो स्थायी ज्ञान उनका हो सके, वो कभी भूले नहीं। छात्रों को, हमें अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करें। स्थायी ज्ञान से ही वो अच्छा सीख पाएगा, अच्छा ग्रहण कर पाएगा। हमें स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, उन प्रमुखताओं को देखना चाहिए, जहां पर सारभूत तत्व को देखना चाहिए, जब शिक्षा का झुकाव हो रहा है। छात्र, लोग, विद्यार्थी, समाज क्या चाह रहे हैं, उन ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, उन नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम उन शिक्षा को उन बच्चों तक पहुंचा सके, उन समाज तक पहुंचा सके, उन बालकों तक पहुंचा सके, ताकि उसको स्थायी ज्ञान मिल सके। ऐसी बात हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षा में प्रमुख अभिमुखताओं को देखें तो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और ज्ञान का स्थायित्व कब प्रदान किया जा सकता है, जब हम स्थायी रूप से विषय वस्तु के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे या अच्छा विषय वस्तु हम बना करके पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। अगर हमारी पाठ्य योजना सही नहीं होगी तो हम स्थायी ज्ञान उनको प्रदान नहीं कर सकेंगे। हमारी विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, तभी छात्रों को एक बार में ही वो सीख जाएंगे, भूलेंगे नहीं। इसलिए स्थायित्व ज्ञान प्रदान करने के लिए भी हमें इसके लिए शिक्षक शिक्षा में प्रमुख अभिमुखताओं का भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में अनुसंधान कार्य, शिक्षा में अनुसंधान कार्य शिक्षक शिक्षा में प्रमुख अभिमुखताएं के लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है और अनुसंधान के अनुसार हम शिक्षा में नवीन कार्य कर सकते हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी अनुसंधान होना बाकी है। शिक्षा में अगर अनुसंधान होते रहे, नई नई खोज होती रही, तो हम शिक्षा को सरलता से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। क्योंकि अनुसंधान के द्वारा आज हम नवाचारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा पहुंचा रहे हैं और हमारे अनुसंधान होंगे तो कई प्रकार के खोज जब हम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो नए अवसर हमें प्राप्त होंगे, नई जानकारी हमें मिलेगी और नई नवीन जानकारी जब मिलेंगी तो नवीन अवसरों के अनुसार हम कई प्रकार के कार्य करना हमारा सरल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान होते रहने चाहिए। आज बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान के अनुसार समस्याओं को समय पर ही सुलझाना कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। विद्यालय में हम विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान कर लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अध्यापक को चाहिए कि वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्याओं का हल करें, छात्रों को भी इन समस्याओं को हल करने की बातें बताएं। तो शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य हमेशा चलते हुए रहते हैं और
नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हमें अनुसंधान करना चाहिए, तथ्यों को, आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए, फिर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हमें अनुसंधानिक कार्य हमेशा करते हुए रहना चाहिए। जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हमें नई दिशा की ओर हम अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य भी इसकी प्रमुखता लिए हुए होती है। प्रयोगात्मक कार्य का महत्व, प्रयोगात्मक कार्य का भी महत्व इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रयोगात्मक कार्य को महत्व दें। शिक्षण अभ्यास के दौरान हम कई प्रकार के एक अभ्यास शिक्षण का कार्यक्रम करते हैं या कई प्रकार के हम साइंस के अनुसार हम प्रयोगात्मक कार्य करते हैं या कई प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयोग करते रहते हैं या अन्य कई प्रकार के नवाचारों के अनुसार हम शिक्षा पर प्रयोग करते रहते हैं। तो इन सब प्रयोगात्मक कार्य का भी महत्व इसके अंतर्गत बताया गया है। शिक्षा तभी आगे बढ़ेगी जब इसमें प्रयोग करते रहेंगे। प्रयोग के अनुसार हम सीखते जाते हैं, नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, हम ज्यादा उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है, अच्छी दिशा की ओर हमें बढ़ना है, तो प्रयोग करना होगा, प्रयोगात्मक कार्य करना, खुद छात्रों को उस कार्य को करना होगा। छात्र उसमें अध्यापक और छात्र अगर जुड़े हुए रहेंगे, उस कार्य को क्रियाशीलता से उस कार्य को करेंगे, तो प्रयोगात्मक कार्य हमारा सफल होगा। इसलिए हमें प्रयोगात्मक कार्य को महत्व देना चाहिए। तो अगर शिक्षक शिक्षा की प्रमुख अभिमुखता है कि अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हमें करते रहना चाहिए, उनके कार्य करते रहना चाहिए, खोज करते रहना चाहिए, तथ्यों को इकट्ठे करते रहना चाहिए और तथ्यों को इकट्ठे करने के आधार पर ही हमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहने चाहिए, ताकि अनुसंधानिक क्षेत्र में जो प्रयोग हम करें तो नई दिशा की ओर हम अग्रसर हो सके, नई खोज हमें मिल सके, नई दिशा की ओर हम आगे बढ़ सके और नई जानकारी हमें प्राप्त हो सके, नवीन जानकारियों से हम जुड़ सके। ऐसे प्रयोगात्मक कार्य को भी हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास का भी कार्य प्रयोगात्मक कार्य के सैद्धांतिक शिक्षा तो हम प्रदान करते ही हैं बच्चों को, लेकिन प्रयोगात्मक कार्य भी उनको हमें सिखाना चाहिए। आज SUPW के माध्यम से हम कई प्रकार के हम कार्य उनको ऐसे करवाते ताकि वो कई सामान बनाने का कार्य वो करते, ऐसे कई प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रयोगात्मक कार्य छात्र करते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी अनेक जानकारियां जहाँ पर छात्र कर सकते हैं, तो ये इन कार्यों को भी हमें महत्व देना चाहिए। तो शिक्षक शिक्षा में प्रमुखता ली हुई अगर हम मूल तत्वों की बात करें तो प्रयोगात्मक कार्य को भी महत्व इसमें देना चाहिए। अगला है शिक्षक शिक्षा में संप्रेषण की व्यापकता। और शिक्षक शिक्षा में अगर हम बात करें, संप्रेषण की व्यापकता हमारी होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा में हमेशा संप्रेषण ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी बात ठीक प्रकार से छात्रों तक पहुंच सके, स्पष्ट रूप से पहुंच सके, छात्र उसको ठीक प्रकार से सुन सके। संप्रेषण कला अध्यापक में ऐसी होनी चाहिए कि एक बार जब अध्यापक बोलता है तो सारी बात छात्रों की समझ में आ जाए। ऐसी शिक्षक शिक्षा में संप्रेषण की जो व्यापकता है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। तो अगर शिक्षक शिक्षा में प्रमुखता की बात करें तो हम शिक्षक शिक्षा में संप्रेषण की व्यापकता हमें होनी चाहिए। हमारी बात कहने का तरीका हमारा कैसा है, हमारी बात पहुंचाने का तरीका कैसा है, हमारी पढ़ाई का जो स्तर है छात्रों तक किस प्रकार पहुंच पा रहा है हमारे संप्रेषण के द्वारा, ये सारी चीजें, ये सारी तकनीकें, ये सारी विधियां हमें आनी चाहिए, तभी संप्रेषण की व्यापकता बढ़ सकती है। तो इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब तक हमें संप्रेषण की कुशलता नहीं होगी, अध्यापक में ये कुशलता नहीं होगी, तब तक हम संप्रेषण की जो व्यापकता उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए संप्रेषण की कुशलता के लिए अध्यापक को चाहिए कि अपनी भाषा अच्छी होनी चाहिए, छात्रों को वो ठीक प्रकार से समझे और अपनी बात को वहां तक पहुंचाए, छात्र उसको ठीक प्रकार से सुन सके, छात्रों की समझ में एक बार में वो आ जाए। संप्रेषण की कला अध्यापक में होनी चाहिए, ये भी प्रमुखता लिए हुए होती है। अगला है शिक्षक शिक्षा में योजना का प्रयोग। शिक्षक शिक्षा में हमें योजना बना करके कार्य करना चाहिए, योजना का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हम छात्रों को विषय वस्तु बता रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वह योजना के मुताबिक करना चाहिए, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हमें पहले प्लानिंग करनी चाहिए, हमें क्या करना है,
आज कौन सी विषय वस्तु छात्रों को पढ़ानी है, उसकी पहले से हमें योजना बना करके ले जानी चाहिए। उस योजना के अनुसार कौन सी विषय वस्तु हमें छात्रों को आज बतानी है, वो विषय वस्तु का पहले ही हमें अध्ययन कर लेना चाहिए और ठीक प्रकार से योजना का प्रयोग हमें करना चाहिए। योजना को, पाठ्य योजना जब हम पढ़ाते हैं छात्रों को, शिक्षण अभ्यास के दौरान हम पाठ्य योजना का विकास जब करते हैं, पाठ का विकास जब हम करते हैं, तो हमें अच्छी योजना के अनुसार ही उनका पाठ का विकास करना चाहिए। हमें शिक्षण बिंदुओं को ठीक प्रकार से उन शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण करना चाहिए, अच्छे शिक्षण बिंदु उसमें लेने चाहिए। प्रत्येक शिक्षण बिंदु में सहायक सामग्री का हमें प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री प्रयोग करते हुए शिक्षण बिंदु का अध्ययन कराना चाहिए, और ताकि छात्रों को वो स्थायी ज्ञान उनको मिल सके। स्थायी ज्ञान जब छात्रों को होगा तो वो छात्र उस पढ़ाई हुई विषय वस्तु को कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए हमें अध्यापक को चाहिए कि हमें योजना का प्रयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। इसलिए सफलता अगर हासिल करनी है तो हमें पहले से योजना बनानी होगी, प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के अगर कोई किसी कार्य की प्लानिंग नहीं करता है, वो कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए प्लानिंग के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो योजनाबद्ध रूप से चलते हैं उनका कार्य सफल होता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा में प्रमुख अभिमुखताओं की बात करें तो हमें योजनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम छात्रों को यही बताते हैं, जब इंटर्नशिप के अनुसार या ट्रेनिंग के अनुसार या प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को हम इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वो प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के शिक्षण अभ्यास का कार्य सीखें, विभिन्न प्रकार की योजना बनाना सीखें, और योजना बना करके अच्छा योजना का प्रारूप वो बनाए और उसका प्रयोग ठीक प्रकार से विद्यालय में जाकर करें, ताकि वो छात्रों को अपनी पढ़ाई हुई बात को ठीक प्रकार से बता सके। ऐसी योजना का प्रयोग करने का तरीका विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा छात्र अध्यापकों को बताई जाती है। तो अध्यापक का परम कार्य होता है कि छात्रों को इस प्रकार की योजना बनाना वो सिखाए, ताकि हम मूलभूत तत्वों तक हम पहुंच सके, ऐसी प्रमुखता लिए हमारी बातें आ सके। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें शिक्षक शिक्षा में ये योजना का जो प्रयोग हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण बिंदु या विधि प्रविधियों का प्रयोग या विषय वस्तु का प्रयोग या छात्र अध्यापक का कथन जो हमें निर्धारण करना विषय वस्तु के अनुसार, वो हमें किस प्रकार से स्पष्ट रूप से मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर के हमें उसमें समाहित करना चाहिए। तो ऐसी योजना का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आज हम अगर बात करें शिक्षा में, तो प्रमुख जो प्रमुखता लिए हुए सारभूत तत्वों की ओर हम संकेत अगर हम करें, तो हमें कई प्रकार की बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने एक एक बिंदु को आज समझाने का प्रयास किया है। जिनमें मैंने शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग के बारे में आपको बताया कि हमें तकनीक का प्रयोग हमें इसमें इस प्रकार से करनी चाहिए, नवीन तकनीकी से हमें जुड़ना चाहिए, ताकि हमें उसका ज्ञान ठीक प्रकार से हमें हो सके और कई प्रकार की प्रमुखता लिए हुए बातों को हम सीख सकें। क्रियाशीलता की ओर, झुकाव की ओर मैंने चर्चा की थी कि हमें हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। हमेशा शिक्षा के प्रति क्रियाशील रहेंगे तो हमारा झुकाव उसके प्रति रहेगा। शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग भी हमें प्रभावी बनाने के लिए, अधिगम को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। आधुनिकरण की प्रवृत्ति का भी हमें विकास करना चाहिए कि आधुनिकता के लिए हुए हमें इसका विकास करना चाहिए, ताकि छात्रों को ठीक प्रकार से नवीन जानकारी उनको मिल सके, नवीन ज्ञान उनको मिल सके। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो सके, स्थायित्व उनको मिल सके, ज्ञान को ठीक प्रकार से वो ग्रहण कर सके। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधानिक कार्य वो कर सके, खोज कर सके। ऐसी खोज के बारे में हमें बताना चाहिए। खोज किस प्रकार से करें, तथ्यों को इकट्ठा किस प्रकार से करें, आंकड़ों को इकट्ठा किस प्रकार से करें, ये जानकारी भी हमें देनी चाहिए। किस प्रकार हमें उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें अनुसंधान में हम उनको सिखा सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुखता की ओर जो शिक्षा में बताई गई है। प्रयोगात्मक कार्य को भी हमें महत्व देना चाहिए। हमें हमेशा करके सीखना चाहिए, प्रयोग करके सीखना चाहिए। अगर हम अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। ये भी बात है इसमें बताई। और शिक्षक शिक्षा में संप्रेषण की व्यापकता पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट करने का तरीका हमें होना चाहिए। ये गुण अध्यापक को होना चाहिए, ये भी प्रमुखता है। और शिक्षा
में योजना का प्रयोग हमें करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में योजना का प्रयोग भली भांति हमें योजना बनानी चाहिए, इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। तो मैंने आज शिक्षक शिक्षा में प्रमुखताओं के बारे में आपको गहनता से जानकारी दी। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।